हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हमारे साथ सहयोगिनी है। इनका आरबीआई ग्रेड बी 2023 में सिलेक्शन हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन सहयोगिनी। थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले मुझे बताइए, जब आपका ये रिजल्ट आया तो फर्स्ट आपका रिएक्शन कैसे था, और रिजल्ट आने के बाद आपने किसको सबसे पहले ये बताया? Sir, actually, I was very. It was unexpected because considering my duration of preparation and overall exam, it was quite unexpected. And first, I called my father and I said, "Papa, मेरा roll number list में है." Okay. And he was also very happy. Then I told my mother, and when I told my brother, he's studying in Delhi. When I told him, he was कौन से phase में हुआ, phase 1 pass हुआ या phase 2 pass हुआ? Then I was like, नहीं यार, final selection हो गया है. Okay. So it was very happy moment. यस यस यस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरव्यू। तो मुझे यहाँ पर एक बताइए कि आपका जो स्कूलिंग है वो कहाँ पर हुआ, उसके बाद कौन से मीडियम में हुआ, मराठी मीडियम या सेम इंग्लिश इंग्लिश मीडियम, उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, इसके बारे में एक शॉर्ट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। So I was born and brought up in Pune. I went to school in Pune, Jnana Prabodhini Prasala, and then college. मेरा College of Engineering Pune से हुआ है, Mechanical Engineering branch में. I graduated in 2017, and उसके बाद I have been preparing for civil services examination, and after that I prepared for SIDBI examination this year, last year. And then RBI Grade B 2023 वाला एग्जाम। ओके। तो 2017 में आपका ग्रेजुएशन हुआ, तो आरबीआई में थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट्स हैं आप उनको बताइए कि थोड़ा सा ना लोगों में काफी डर होता है कि सपोज इफ आई एम हैविंग अ 5 6 7 इयर्स ऑफ गैप, देन इट विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव इंप्रेशन। तो ऐसा कुछ आपको लगा क्या? क्योंकि आपके खुद के केस में आपका 6 साल का गैप है, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इसके बारे में आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे, और आप ये जो गैप का है इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए? Yes, sir. The questions were asked on this, that what have you been doing since graduation? Okay. And it was just a normal question, not sort of they were grilling me, but a normal interview question. And then I answered कि graduation के बाद I started preparing. So it was not, they were just trying to get the information whether you are wasting your time or whether you were clear in your mind that you want to do this and then do this. So there is nothing to feel very afraid to tell about gap years. Okay. तो आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले आरबीआई के इंटरव्यू में? Sir, I got 47 marks in RBI interview. 47 इज गुड स्कोर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा है कि, और आपका कॉलेज भी बहुत अच्छा है। मतलब मुझे पता है, मैं महाराष्ट्र में पढ़ा हूँ, तो सीओईपी जो कॉलेज है वो हम जो न्यूअर आईआईटीज है उसके अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है। आई थिंक 1854 का कॉलेज ना, 1854 का एस्टेब्लिशमेंट है। तो ऐसा आप दिमाग में मतलब कोई मत रखिए जो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे कि मैं अगर बहुत अच्छे कॉलेज से हूँ, मेरा कुछ गैप है, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर जैसे आप हम प्रिपरेशन के लिए स्टेज पे आते हैं, तो मुझे बताइए आपने फेज 1 का प्रिपरेशन किस तरीके से किया और कहाँ से किया? फेज 1 का प्रिपरेशन सर मैंने मई में स्टार्ट किया था। मैंने आई एग्जाम बी का ही कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, एंड इनिशियली फेज 2 का प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट हुआ था। देन जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया, देन आई शिफ्टेड टू फेज 1 का सिलेबस कवर करने को शिफ्ट हो गई थी मैं। ओके। तो यहाँ पर जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आपने हमारे जो एमसीक्यूज मैंने बनाए थे ना इकोनॉमिक सर्वे बजट के लिए, तो उसका कैसे आपको बेनिफिट मिला? दोनों स्टेज के लिए मिला, फेज 1 फेज 2 के लिए, उसकी कैसी पढ़ाई की आपने? Yes, sir. मैंने फेज 1 के लिए भी एंड आई रेफर्ड इट फॉर फेज 2 एज वेल। मैंने समरी मैंने थोरोली रीड की थी, उसके बाद मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, एंड आई डिड द सेम फॉर फेज 2 एज वेल, सो दैट वो जो नंबर्स है
जो मुझे फेज 1 में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, एंड इन फेज 2 आई कैन कोट देम इन माय आंसर्स। करेक्ट, तो यस, वो एकदम पक्का होने के लिए आई रिवाइज्ड इट ट्वाइस। करेक्ट, करेक्ट। यानी कि हम जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका फायदा हमें फेज 2 के आंसर राइटिंग में भी होगा। यस सर। यस, यस। And also, sir, you prepared question bank on economics chapters of NCERT, basic economics. Yes, That also helped me to clear the basic concepts, and the basic concepts were not only useful for phase 2 or phase 1, but they were also asked in interview also. Very basic questions of economics. correct, There correct। also it helped me a lot. नहीं, आप क्योंकि ना जैसे आपने वो इसलिए पढ़ा क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपको पता है वो जो 11th स्टैंडर्ड का बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना, वो बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मैं स्टूडेंट्स को ना उसके बारे में काफी बोलते रहता हूँ कि आप ये पढ़िए। तो आपने वो पढ़ा तो आपको उसका बेनिफिट प्रीलिम्स फेज 1 फेज 2 और इंटर के लिए भी हुआ होगा, है ना? Yes, sir, definitely. यस, यस। तो अभी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका प्रीलिम्स यहाँ पे निकल जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में था या रिजल्ट आने के बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? एक्चुअली सर मेरा फेज 1 का व्हाट हैपेंड, जीए वाला जो सेक्शन था, आई कुड नॉट कंप्लीट द 80 क्वेश्चंस। आई वेंट अप टू 72 क्वेश्चंस, एंड सो आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट रिजल्ट ऑफ फेज 1 ओनली। Correct. So I waited for like 5-7 days, Okay. एंड मतलब जरा सा चालू किया था कि अगर आता ही है तो आई हैव टू राइट फेज 2। तो बट जो तैयारी है वो मैंने रिजल्ट के बाद में चालू की थी, एंड दिस टाइम देयर वाज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर फेज 2 आफ्टर द रिजल्ट। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अभी जो आप यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका फेज 1 का एग्जाम हो जाएगा, आपको 21 डेज मिलेंगे। तो आपको ना इमीडिएटली यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करना है। सुयोगिनी ने थोड़ा सा टाइम के बाद स्टार्ट किया, लेकिन स्टिल उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। अगर वो पहले से ही करती तो और 8-10 मार्क्स ज्यादा यहाँ पे मिल जाते। करेक्ट, यस सर। यस, यस। तो यहाँ पर जो आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जो है हमारा फेज 2 में, तो मुझे बताइए वहां पर जो वर्ड लिमिट हमें दी जाती है कि आपको इतना वर्ड में लिखना है, तो आपने वो पूरा पेपर कंप्लीट हुआ आपसे या कुछ क्वेश्चन रह गए लिखने? सर फेज 2 का वर्ड लिमिट था 15 मार्क्स के लिए 600 वर्ड्स था, एंड एज मेरा टाइपिंग का प्रैक्टिस इतना अच्छा नहीं था, तो आई फोकस कि अप टू आई हैव टू रीच अप टू 400 और 450 वर्ड्स, उतना ही लिखना है, बिकॉज देन आई कुड नॉट कंप्लीट द होल पेपर। सो मैंने आई फोकस्ड मेनली ऑन कंटेंट वाला क्वालिटी एंड कंटेंट वाला पार्ट है, उस पर फोकस किया था, ना कि मुझे इतने वर्ड्स लिखने ही है, इतना मतलब 600 मार्क्स रीच करना है, ऐसा नहीं था। बट in descriptive English descriptive paper, I could not attempt 2 RC questions. Like I tried to attempt them, but इतना अच्छे से नहीं हो पाया था। यस, यस, यस। यानी कि आपने मतलब जो ESI FM के जो डिस्क्रिप्टिव है वहां पर आपने कंटेंट पे फोकस किया? यस सर, मैंने कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट, आपने ही कुछ टॉपिक्स निकाल के दिए थे, तो उस पर मैंने नोट्स बनाए थे, एग्जाम्पल्स एंड लेटेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह, वो सब मैंने तैयार करके कंटेंट रेडी रखा था। लाइक इवन इफ आई डू नॉट हैव द टाइपिंग स्पीड, एटलीस्ट मुझे वो कंटेंट तो डाल के आना है। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे अभी फेज 2 का जो जैसा पेपर हो गया, तो आपको एक्सपेक्टेशन था कि आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर, या वो भी प्रिपरेशन आपने रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट किया? नहीं सर, फेज 2 का आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट ओनली वन पार्ट, दैट इज ESI का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था, आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि उसमें कितने मार्क्स आएंगे। बट मेरा पेपर 2 एवरेज मतलब अच्छा खासा गया था, एंड पेपर 3 आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसमें ज्यादा मार्क्स मुझे आने चाहिए थे, बिकॉज आई हैड रिवाइज्ड इट, एंड पेपर भी मैंने अच्छे से लिखा था, आई कुड कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। तो आई वॉज रैदर एक्सपेक्टिंग कि हाँ फेज 2 तो निकलना चाहिए, मतलब एकदम बॉर्डर पे तो हो पर निकलना तो चाहिए, मतलब ऐसा आई वाज एक्सपेक्टिंग फेज 2 रिजल्ट। करेक्ट। नहीं, ESI MCQ तो बहुत डिफिकल्ट था, मैंने देखा है, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनके भी मार्क्स देखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को उसमें 5, 6, 7, 8 भी मार्क्स मिले हैं। तो ESI जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, वो हर टाइम मुश्किल ही आता है, लेकिन आपने बाकी जो पेपर कंप्लीट किया था इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस था कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। यस सर। यस।
तो अभी जैसे इंटरव्यू का आपको पता है पहले से ही आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो आइडिया होता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू कैसे होता है। तो आरबीआई के बारे में भी काफी सारे लोग कहते हैं कि ये काफी ग्रिलिंग होता है यहाँ पर। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा वहां पर? कुछ क्वेश्चन आप बताइए, जैसे कोई बहुत डिफिकल्ट पूछे गए थे आपको या बहुत इजी है, तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे रहा? Sir, for interview, I was very excited, and at the same time, I was nervous कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे. I do not have banking का experience नहीं है, finance या फिर economics का background नहीं है. And the candidates who were coming outside, like interview होने के बाद, they were asking मुझे ये पूछा, मुझे ये नहीं आया, वो नहीं आया, बहुत grill कर रहा है. तो वो एक होता है कि अगर आप पिछले कैंडिडेट्स का सुनोगे तो आई वाज कि यार मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं है, आई डोंट इवन नो दिस कंसेप्ट, उसका नाम भी नहीं पता. देन उसके बाद आई काम माई सेल्फ एंड व्हेन आई एंटर्ड द रूम द एनवायरनमेंट इज वेरी प्लेजेंट. एंड मतलब मैंने ऐसा माइंड में पहले ये किया था कि इतने बड़े लोग आपके लिए वो 20-25 मिनट्स देने वाले हैं, तो उसका you have to enjoy the environment and आपको जितना बेस्ट हो सकता है उतना वहाँ पे जाके देना है. तो but the outside the room and inside the room the environment is actually cordial and they try to make you like calm and आप used to हो जाओ वो environment के. They try to make you at ease and उसके बाद they start to वो जो main question होते हैं उसके बारे में पूछना चालू करते हैं. तो इनिशियली माय क्वेश्चंस वर ऑन दैट, लाइक जब मैंने एंटर किया था द चेयरमैन सर आस्क की तुम्ही पुण्याचे आहात का, तुम्ही पुणेकर आहात का. सो आई वाज वेरी सरप्राइज की हाउ ही इज आस्किंग स्टार्टिंग द इंटरव्यू इन मराठी लैंग्वेज. सो आई आंसर्ड इन मराठी एंड उसके बाद द इंटरव्यू वेंट वेरी स्मूथली एंड द इनिशियल क्वेश्चंस वर कि आपने 2017 में पास आउट हुए हो तो व्हाट यू वर डूइंग, देन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, उसके बाद यू टुक डिफरेंट ऑप्शनल फॉर योर यूपीएससी एंड अभी बैंकिंग फाइनेंस. तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा क्या आपके लिए ये सब शिफ्टिंग एंड ऑल? देन द another question asked by another member was you have never contributed anything to this economy in last 6-7 years. तो सर आई सेड कि सर ऐसा नहीं है कि मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, आई वाज ऑन कंज्यूमर साइड. तो वो एक लाफिंग मोमेंट हो गया सारे मतलब आपका एक्चुअली हम क्या कहते हैं ना कि वो बहुत ऑन द स्पॉट आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि आप कंज्यूमर साइड पे थी, यानी कि उनको समझ में आ गया कि आप कंट्रीब्यूट दोनों तरीके से कर सकते हैं. करेक्ट? यस सर. यस. वो प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब आपका, उनको मुझे लगता है वो इम्प्रेस हुए होंगे कि अदरवाइज ना कोई सॉरी कह देता. आपने वो अच्छा आंसर दिया कि मैं कंज्यूमर साइड से थी, तभी हमारी इकोनॉमी आगे जाए. ओके. यस एंड द क्वेश्चन टू द क्वेश्चंस दैट आई डिडंट नो द आंसर, उसमें भी आई वाज लाइक नॉट यस आई डू नॉट नो द आंसर बट आई वाज नॉट कि हाँ अगर क्या ये तो इंटरव्यू खत्म ही हो गया. You have to maintain that वो जो happy environment है, you do not have to like look sad, अभी नहीं आ रहा क्या करे, ऐसा नहीं है. You have to look forward to next question. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं आंसर दे सकती हूँ, ऐसा मतलब होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा वहाँ पे. नहीं वो क्योंकि ना इंटरव्यू एक्चुअली आपकी जो पर्सनालिटी है ना उसका टेस्ट है. तो मुझे वही किसी क्वेश्चन में आपको लगा कि आपको बहुत टेंशन आ गया है, ऐसा कभी हुआ इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान? So no, like to the questions that I was fumbling. तो उसमें वो member एक lady member थी and there was another member. They were trying to make me speak my mind. Like हाँ yes you are on correct track. Try to explore further. हाँ आपको उसके आगे कुछ पता है क्या? So I was not very nervous या फिर ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आ रहा है. They were trying to give me hints. And the questions those were asked, those were basically from my answers only. Whatever I was answering, उससे ही वो एक थ्रेड आगे जाके पूछ रहे थे कि हाँ अगर मैंने फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा था तो आई सेड कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करती है. तो देन दे आस्क्ड अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. तो उससे एक स्टेप आगे जाके आप जो आंसर पूछ रहे हैं उससे ही वो पकड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे ट्राई टू फ्रेम ऑन दैट. इसलिए वो मोस्टली ऐसे ही होता है कि हमारा जो आंसर चल रहा होता है उसी से वो एक थ्रेड पकड़ेंगे और उस पे अगला क्वेश्चन पूछेंगे. यस. तो जैसे फेज 2 में
हमारा मतलब जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है ना, उसको काफी वेटेज है, मतलब 300 में से 200 मार्क का वेटेज 66%। तो यहाँ पर आपने प्रैक्टिस कैसे किया था आंसर राइटिंग का फेज 2 के लिए? सर एज आई सेड कि मैंने रिजल्ट आने के बाद फेज 2 की तैयारी अच्छे से चालू की थी। सो आई गॉट 14 डेज, आई थिंक आई गॉट 14 डेज। तो 14 डेज में मैंने सोर्सेज एकदम लिमिटेड रखे थे। तो मैंने मैनेजमेंट, आई सेड कि मुझे मैनेजमेंट पढ़ना है, जीरो से पढ़ना था एंड उसको रिवाइज करना था। सो आई गेव 3 डेज फॉर मैनेजमेंट। उससे तो मैंने मैनेजमेंट का राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं किया था, बट मैंने मैनेजमेंट का मेमोराइज बहुत ज्यादा किया था। तो वो क्वेश्चन में आई कुड डायरेक्टली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस ऑन दैट टाइम ओनली। प्रेसी राइटिंग की मैंने प्रैक्टिस की थी फ्रॉम द एडिटोरियल्स। आई यूज्ड टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस, दो न्यूज़पेपर के मैं एडिटोरियल्स पढ़ती थी। तो प्रेसी राइटिंग की मैंने वहां से की थी। ऐसे आई रोट ओनली वन ऐसे बिकॉज यूपीएससी के मेंस में आई हैव द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एसे, तो मुझे उसका इतना टेंशन नहीं था। एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने मेनली जो हमारे मॉक टेस्ट थे उसके आंसर्स पढ़ के की थी। ओके ओके, मतलब आपने यस यस आंसर पढ़े आपने? हाँ बिकॉज आई डिड नॉट हैव द, इतना ज्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने वो सॉर्ट ऑफ जुगाड़ कर लिया कि जो आंसर्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मॉक्स में कवर हो चुके थे। सो आई रेड द आंसर्स एंड ट्राई टू लाइक रिवाइज देम और रिकलेक्ट द फैक्ट्स एंड व्हाट आई कुड ऐड टू दैट क्वेश्चन। सो मैंने ऐसा माइंड मैप सॉर्ट ऑफ बनाए थे, जो वो थीम्स थे उसपे। हाँ, मुझे ये इंट्रो में ये डालूंगी, बॉडी में ये डालना है, कंक्लूजन इस प्रकार से करना है। तो मैंने वो एक्सरसाइज किया था। करेक्ट करेक्ट, मतलब आपने, मतलब हम कहते हैं ना कि एक दो टाइप का स्टडी होता है, एक है हार्ड वर्क और दूसरा है स्मार्ट वर्क। तो आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है यहाँ पर कि जो ऑलरेडी जो आंसर दिए है उसी को पढ़ के फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसके। तो ये मैनेजमेंट का ना मुझे यही लगता है कि कभी कभी क्या है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ना प्रीलिम पे फोकस करें, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा ना तो बाद में फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा आंसर मतलब फेज 2 लिखने का। तो आपने 3 दिन में यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ पे खत्म कर दिया? यस सर। मैंने 3 दिन दिए थे, उसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, हाईलाइट किया, और एक दिन मैंने पूरा रिवाइज करने के लिए रखा था। एंड डे बिफोर द एग्जाम आई ऑल्सो रिवाइज, मतलब मेमोरी से देखा कि मुझे हाँ ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो आई लुक कि मैंने जो नोट्स एकदम छोटे छोटे बनाए थे, माइक्रो नोट्स बनाए थे, कि हाँ मैंने ये पॉइंट मुझे दिमाग में रखना है। तो वो हेल्प किया मुझे बहुत ज्यादा एग्जाम में। तो अभी जैसे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जैसे आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट रहे, आपने काफी सारे एग्जाम भी दिए हैं, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आपने जो यूपीएससी में प्रिपरेशन किया था वो स्टडी का यहाँ पर कुछ ना कुछ यूज हुआ है? कभी कभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मेरा पढ़ाई वेस्ट गया है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो पढ़ा यूपीएससी में उसका यहाँ पे फायदा हुआ होगा आपको? Yes sir, I would say कि it definitely helps. It does not give you advantage, but आपका जो एक बेस प्रिपेयर हुआ है कि even if the question कहाँ से भी आ जाए, you have that angle of thinking कि हाँ मुझे मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है, या फिर आई हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी मुझे फेज 1 में बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। तो आई डिड नॉट नो द डिटेल्स कि मुझे एकदम फैक्ट्स एंड फिगर मुझे इतने अच्छे से पता नहीं थे, बट आई हैड द रफ आइडिया कि ये सॉर्ट ऑफ कुछ ये स्कीम में है या फिर करंट अफेयर्स में ये चल रहा है। तो आई कुड एलिमिनेट द ऑप्शंस बिकॉज ऑफ जो ट्रिक्स मैंने यूपीएससी के लिए तैयार किए थे। तो इट हेल्प। एंड फेज में तो इट डेफिनेटली हेल्प्स बिकॉज आधे से ज्यादा पेपर तो यू हैव descriptive paper, so it definitely helps in that. Yes, yes, yes. तो अभी आपका मतलब जब तक आपका ज्वाइनिंग है आपने कैसे प्लान किया है, क्योंकि आपको अभी काफी रिलैक्स लग रहा होगा, क्योंकि आपके जो बैचमेट्स है मतलब है ना 2017 में आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपका भी क्या प्लान है, ये छुट्टी आपको किस तरीके से मनानी है जितने दिन आपके पास है? Sir, actually I am trying to reconnect with my friends as I was preparing for exam. तो उसमें आपका सोशल लाइफ जरा सा बिगड़ जाता है। यू डू नॉट नो कि वो क्या कर रहे हैं एंड यू डू नॉट गेट टू एंजॉय द पार्टीज दे आर अटेंडिंग। सो आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, रिलेटिव्स के साथ। करेक्ट करेक्ट, यस यस। और मुझे ऐसे लगता है कि आप जैसे महाराष्ट्र से हो, पुणे में आप रहती हो,
तो मोस्टली आपको मुंबई पोस्टिंग ही मिलेगा, मेरा ऐसा आइडिया है। तो एक अच्छा होगा क्योंकि पुणे मुंबई पास में है। तो आपका ऐसा कुछ प्रेफरेंस है यहाँ पर, या इंटरव्यू में कुछ ऐसा पूछा था आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए, या आपका खुद का कहाँ पर इंक्लिनेशन है? सर इंटरव्यू में तो ऐसा नहीं पूछा, कुछ नहीं था, but and I also don't have any inclination for any particular place, because as the service is all India service, so you have to be prepared for कहाँ पे भी posting हो जाए, and as the posting is in the metro cities, and पुणे से भी अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। मतलब आप कहीं पे भी पोस्ट जॉब करने को रेडी है, क्योंकि जैसे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही, तो वो ऑल इंडिया एक पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में रहता है कि हम कहाँ पे भी रेडी है। यूपीएससी करने वाले तो फॉरेन में रेडी होते हैं, अगर आप फॉरेन सर्विस में फॉरेन में भी जाते हैं। यस, लेकिन आरबीआई काफी, मतलब मैं खुद आरबीआई में काम किया है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर कल्चर है और आपका करियर है आगे बहुत अच्छा रहेगा, और आप टॉप लेवल पोजीशन तक पहुंचोगी। तो आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर इन आर्मी। थैंक यू सर। एंड सर आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। सिरबी के बाद मतलब आरबीआई का जब मैंने इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बिकॉज इतने ओवर द पास्ट 5-6 years आई वाज नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। एंड जब मैंने आपके लेक्चर्स पढ़े, मतलब सुने थे, एंड जब आई गॉट टू इंटरैक्ट विथ यू, then I thought कि नहीं यार, मतलब I can also do something, and ये this is not the end, I have to start afresh, and this is very good। आरबीआई ग्रेड भी मेरा प्लान बी था, बट आई डिड नॉट हैड द आइडिया कि इसमें क्या है, मतलब व्हाट यू नीड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग गेटिंग दिस जॉब। When I watched your videos, that at that time I felt very motivated, and after that I started preparing for the exam, like from bottom of my heart. So I thank you very much, sir, for the inspiration and motivation that you gave. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आरबीआई में आप अच्छे से काम करिए, और आपको पता है कि आरबीआई का पावर कितना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी है, कस्टमर ग्रीवेंस का भी है। तो जितने अच्छे अच्छे लोग आरबीआई में जाएंगे, हमारी जो कंट्री है उनको, जो सिटीजन्स है उनको अच्छे उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और आपको पता है अभी हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की तरफ जा रही है, तो उसमें आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है। आरबीआई जितना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ना, तो हमारी इकोनॉमी उतनी ही अच्छी होगी। और आप आरबीआई में जा रही हो, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो आगे जाने के बाद आपका करियर और भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू। Thank you, sir.